ब्रांड बाजार के 200वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 4 सालों में हमने विज्ञापन जगत में बहुत कुछ घटते देखा है और ये 4 साल इस इंडस्ट्री के लिए बेहद रोमांचक रहे हैं और ब्रांड बाजार ने इस रोमांच के हर पहलू को आपके सामने रखा है। हिंदी में पहली बार विज्ञापन और मार्केटिंग जगत से बात करने के साथ साथ हमारा मकसद रहा कंज्यूमर को इस जगत की सोच से जोड़ना और विज्ञापन की दुनिया को कंज्यूमर की सोच का साक्षात्कार कराना। देश के विज्ञापन जगत के सबसे बड़े अवार्ड शो गोवा फेस्ट का स्कैम और मुसीबतों में फंसना हो, एस्की के बनाए खोड़ तोड़ते विज्ञापन, किसी भी चीज के लिए अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो झूठ न करें। लोकसभा इलेक्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कैंपेन हो या फिर हाल ही में एस्की और पतंजलि का झगड़ा। गोरेपन की क्रीम लाखों करोड़ रुपए की बेच दी गई, तुम कहां सो रहे हो? कुंभ मेले में मार्केटिंग के नए तरीके हो या मैगी का बाजार से गायब होना और वापस आना, सब कुछ ब्रांड बाजार अपने अलग और एक्सक्लूसिव अंदाज में आपके सामने लाया। क्रिएटिव दुनिया के बड़े चेहरे बाबुल जिया मुरा घबराए या फिर दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग गुरु। There were 3 things. One is technology, one is data, and one is content. या देश में ब्रांड्स को बनाने वाले दिग्गज। कौन से ड्रिंक्स के लिए आप अभी भी बाहर से सोर्सिंग कर रहे हैं? 95% से ज्यादा सोर्सिंग सारा इंडिया में होता है। हर साल कान लायंस से खास कवरेज। एसएमई को उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में मदद करती हमारी खास सीरीज हो या उन ब्रांड्स की कहानी जिन्होंने हमारी दुनिया ही बदल दी। ब्रांड बाजार ने लगातार कुछ नया किया है और हर खबर के उस पहलू को आपसे जोड़ा है जो बतौर एक कंज्यूमर आपके मतलब की है। मैं जा रही हूं इस इंडस्ट्री के 2 ऐसे दिग्गजों से मिलने जिन्होंने शुरुआत से ब्रांड बाजार का साथ दिया। हाय हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? वेलकम। सो मैं हूँ लोडस्टार के मुंबई ऑफिस में और मेरे साथ है शशि सिन्हा। शशि, वेलकम टू द शो। 4 साल पहले जब हमने ब्रांड बाजार की शुरुआत की थी तो उसके पहले शो में, पहले एपिसोड में आप थे। 4 साल में मीडिया प्लानिंग और बाइंग इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आए हैं, तो आपके हिसाब से कौन से हैं वो बड़े चेंजेस और आप इन चेंजेस को कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं आपको ये जवाब दूं, पहले तो मैं आपके मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरे को याद है वो पहला एपिसोड जिसमें सब थे और मुबारक देना पड़ेगा कि 4 साल शो चला। मेरे को 2 वजह से याद है, एक तो शो बहुत अच्छा था, दूसरा उसी टाइम मैंने ये नया जॉब लिया था COIPG मीडिया ब्रांड्स का, तो इसलिए मेरे को याद है और इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपका सवाल कि क्या बदलाव आया है 4 साल में, तो 3 चीजें मेरे को एकदम से समझ में आती है। एक तो बड़ा साधारण आंसर है, उस समय किसी को डिजिटल के बारे में नहीं मालूम था, तो डिजिटल जरूर हुआ है और डिजिटल की जो अभी ग्रोथ आई है, जो आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, इतनी जबरदस्त ग्रोथ हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, वो इस तरह से कभी सोचा भी था कि इतनी ग्रोथ आएगी। खर्चा अभी भी कम है, खर्चा अभी भी 10% से ज्यादा नहीं है एडवर्टाइजिंग का, लेकिन जो कंजम्पशन है, जो यूज कर रहे हैं लोग, वो बहुत ज्यादा है। तो एक तो ये बड़ी चीज हुई है। तो मेजरमेंट ना केवल एक बड़ा चैलेंज बना है ओवर द पास्ट 4 इयर्स, पर एक और बात हुई है कि जो पुराना मेजरमेंट सिस्टम था, जैसे आपने कहा, वो बंद हो गया, बाहर का गया। दूसरा, कई मीडियम्स आए, उनके मेजरमेंट्स में भी फर्क हुआ। कई डेटा एनालिटिक्स सेटअप की शुरुआत हुई जहां डिजिटल को भी मापा जाने लगा। तो ओवरऑल मेजरमेंट में जो बदलाव आए हैं उसे आप कैसे देखते हैं? 2 बात है, एक तो बदलाव आए जैसा आपने बताया, सबसे बड़ी चीज बार्क है, थोड़ा सरकार का हाथ था, थोड़ी इंडस्ट्री का हाथ था, मिलकर बना इतना बड़ा सैंपल जो अभी 22,000 है, जो 50,000 पर पैनल पर जाएगा, नई टेक्नोलॉजी है, वो सब तो आपको मालूम है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो माइंडसेट जो दिमाग में लोगों के आया कि इंडस्ट्री बॉडी चला सकती है। अभी तक क्या सारे मेजरमेंट प्राइवेट वेंडर थे और मेजरमेंट की वैल्यू की मेजरमेंट में बहुत फायदा होगा इंडस्ट्री का। अगर ये इंडस्ट्री बढ़ानी है तो मेजरमेंट से ही होगी, क्योंकि कोई भी मार्केटिंग वाला, कोई भी CMO अपनी जब कंपनी में जाता है, वो क्या पैसा उनको क्यों दे कि बताओ एडवर्टाइजिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मेजरमेंट से ही मालूम पड़ता है।
तो भाग से फर्क तो पड़ा, बहुत बड़ा फर्क पड़ा, लेकिन जो बाकी पूरा जो माइंडसेट है वो पूरे जैसे आप बोल रहे हैं डिजिटल में भी आना शुरू हुआ है, प्रिंट में चल रहा है। प्रिंट में पहले हमेशा 2 कदम आगे 1 कदम पीछे होता था, अब वो उसमें बदलाव आ रहा है। तो जो थिंकिंग में बदलाव है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जो एक्चुअली ग्राउंड में हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ये। इन 4 सालों में दो अलग सरकारें हमने देखी है, सरकारें बदली है, तो उनसे ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री पर किस तरह का असर पड़ा है? देखिए, सरकार का तो ये है, क्योंकि उसके 2 जवाब दूंगा। एक तो सरकार खुद इतना बड़ा एडवर्टाइजर है, उससे फर्क पड़ता है। ये सरकार बिलीव करती है पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग में, इनको मालूम है कि एडवर्टाइजिंग काम करती है, खुद इनका इलेक्शन जीते उसके बेसिस पर मेन चीज़ है जब इकोनॉमी इंप्रूव करती है, और इकोनॉमी इंप्रूव करेगी तो फिर अपना आप एडवर्टाइजिंग कंपनी में बर्ताव आएगा। और आप देखिए जब पिछली ये सरकार के आने के पहले जब इलेक्शन हुए उसके पहले 1-2 साल थे काफ़ी चिंताजनक हालत थी इकोनॉमी की। लोगों को ये फीलिंग थी, क्योंकि फाइनली सेंटिमेंट वर्क करता है, लोगों को फीलिंग थी कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए कंपनी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी। अब धीरे धीरे वो बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग बढ़ी है, दूसरी तरफ कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं, चाहे वो एप्स के जरिए हो। जीसीज भी डिजिटल एप्स लॉन्च कर रही है, नेटफ्लिक्स और एयरबीएनबी जैसे एप्स कंपनीज भी एस्टैब्लिश हुए हैं जो एक्सपीरियंस के तौर पर कंज्यूमर्स को एक्सपीरियंस देते हैं। तो उससे ओवरऑल मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग इंडस्ट्री में क्या फर्क नजर आया? पहले हम टीवी में स्पॉट लेते थे, एक स्पॉट से सब चलता था। अब हमको वो डेटा माइन करना पड़ता है कि एक ऐप में किस तरह का आदमी क्यों आ रहा है। उसमें फायदे भी हैं कि हमको आसानी से मालूम पड़ता है प्रोफाइल क्या है, नुकसान भी है कि हमको इतने सारे प्लेटफॉर्म लेने पड़ते हैं और इतने सेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो सेगमेंट्स का तो दोनों तरफ से है, पर वो ठीक तरीका है मार्केटिंग का। कि पहले क्या था कि आपके चैनल पर किसी को स्पॉट ले लिया और चल पड़ी गाड़ी, वो भी जाएगा नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी लोग डिजिटल की बात कर रहे हैं, टेलीविजन कहीं नहीं जाने वाला है। टेलीविजन जिसको बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वही है टेलीविजन रहेगा। हाँ, टेलीविजन कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन ये सबसे बेटर सेगमेंटेशन, बेटर टारगेटिंग होगी। जो लैंग्वेजेस के माध्यम है उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं और वो किस तरह से बढ़े हैं? लैंग्वेज में क्या है, 2 तरफ से है कि एक तरफ से जैसे ये देश नेशनलिस्टिक होता जा रहा है, तो अपने अपनी भाषा, अपने अपने कल्चर, अपने अपने रवैये पर थोड़ा एम्फेसिस आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो एक अपनी जगह पर है। दूसरी जगह क्या है, जो एक हमारी कॉमन लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसका बढ़ावा हो रहा है। तो आप देखिए टाटा स्काई में कितने जो मेरे को बताते हैं सबसे पॉपुलर उनका है जो लर्निंग इंग्लिश प्रोग्राम है। और जो छोटे छोटे ऐप्स चलते हैं, जो बहुत सारे ऐप्स लोग बताते हैं, या मोबाइल फ़ोन पर सर्विसेज चलती हैं, वो या ग्रूमिंग है या एजुकेशन है, बेसिक सर्विसेज। क्योंकि इंडिया में बड़े शहर में तो बहुत कुछ है, छोटे शहर में बेसिक सर्विसेज नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है। तो लोगों और वहाँ हंगर है, चाहत है बढ़ने की, तो वो चाहत को लेकर ये सर्विस को लेकर अडॉप्ट करते हैं। जब हम लोग ने शुरुआत की थी तो ऐसे टाइप का हिंदी का एक पहला शो बन रहा था, तो किस तरह से आपको लगता है इस शो से इम्पैक्ट बना है एडवर्टाइजिंग? मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला, मेरे को तो बड़ा सिंपल इसका आप रेटिंग से जाए तो एक तरह का रिस्पांस मिलता है, लेकिन आप ये जाए जब कभी मैं शो पर आया और आपका बड़ापन है कि मेरे अक्सर बुलाया शो पर, जितने दूर दूर छोटा मेरा कोई भाई बैठा हुआ रायपुर में या बहन बैठी है गांधीधाम में, हर फोन को बोलते थे कि हमने ये शो देखा। इसका मतलब बड़ा सिंपल तरीका है मेजर करने का कि इसकी रीच है, पहुंच है। इस शो की वजह से क्या हुआ है कि जब क्योंकि भाषा ऐसी है, लेवल ऐसा है कि इसको सिंप्लीफाई किया है। मुंबई के मेडिसिन वर्ल्ड के ऑफिस में, और अब मैं बात करने जा रही हूं मेडिसिन के बिग बॉस सैम बलसारा से। हेलो सैम, हाउ आर यू? Hi Shivani, how are you? How are you? You're looking very nice. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो सैम, हमारे 200 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं ब्रांड अरे बाजार वाह, के। very good. और जब से शुरुआत की है तो आप इस शो का एक हिस्सा रहे हैं, हमें एडवाइस दी है। तो पिछले 4 सालों में मीडिया और मीडिया प्लानिंग में क्या फर्क दिखा है आपको, क्या क्या बदलाव आए हैं? एक चीज तो ये है कि पहले तो पिछले 4 साल में डिजिटल हैज मेड रैपिड स्ट्राइड्स। एज यू नो, डिजिटल आज 20 साल से है, लेकिन
लास्ट 4 साल में जितना डिजिटल ने प्रोग्रेस किया है एज एन एडवर्टाइजिंग मीडियम एंड ऑल्सो एज अ वे ऑफ लाइफ, तो उतना चेंज पहला 16 साल में नहीं हुआ था। पर एक्चुअली कितना स्पेंड कर रहे हैं मार्केटर्स डिजिटल पे, और क्या वो सब्सटैंशियल फिगर है? तो अभी हमारा ये मानना है कि अभी डिजिटल पिछले 4 साल में हमारे ख्याल में समझो 3 से 5% को लेके अभी 12% तक हो गया है। तो वो हिसाब से जो अपना ट्रेडिशनल मीडिया है समझो, या न्यूज़पेपर्स या टेलीविज़न, वो लोग भी अडेप्ट कर रहे हैं कि उसका कंटेंट डिजिटल मीडिया के ऊपर रखे, क्योंकि ये सबका मानना है कि कुछ सालों बाद तो सब लोग डिजिटल कंटेंट ही कंज्यूम करेंगे और इट विल बिकम अ पर्सनल 1-to-1 कम्युनिकेशन। पहले क्या एडवर्टाइजिंग का ऐसा सिस्टम था कि वर्ड एडवर्टाइजिंग मेंट 1 person sends out a message to millions of people। अभी क्या सोच है कि कम्युनिकेशन जब 1 to many होता है तो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यू ट्राई टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो मैं सपोजिंग मैं एक लिपस्टिक बेच रहा हूँ तो मैं शिबानी को नहीं बेच रहा हूँ, वो मैं शिबानी जैसी हजारों लड़कियों को एक साथ में बेचने की ट्राई करता हूँ। तो अभी डिजिटल के हिसाब से हम एक लिपस्टिक शिबानी को बेचने की ट्राई करेंगे और फिर मालिनी को बेचने की ट्राई करेंगे और फिर हेमा को बेचने की ट्राई करेंगे। वो ऐसा ख्याल आया है, तो वो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो आपके हिसाब से आज के जमाने में क्या आपकी जैसे मेडिसिन वर्ल्ड के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है जो नहीं था पिछले 4 साल पहले? ख्याल में कम्युनिकेशन में चैलेंजेस अभी तो बहुत, और सबसे प्रोमिनेंट चैलेंज ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में इतना सब कुछ हो रहा है, तो कोई भी एक आदमी इस सब डेवलपमेंट्स को मास्टर नहीं किया है। तो और हमको अभी ऐसा लगे कि हम ये चीज हमने अभी अच्छा उसको अटैक किया है या सॉल्व किया है, अभी कुछ दूसरा निकल रहा है या कुछ दूसरा हो जाता है, या कंज्यूमर यहाँ से छोड़ के वहाँ चला जाते हैं। तो वो हिसाब से यू हैव टू लर्न टू कीप अप, एंड देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सो मच डेटा, यू नो, एंड वी इन मीडिया love data always, and we used to mine that data and use it to our clients' advantage. But now that availability of data has multiplied so much that our common software systems and all are not capable of managing such big data. आपने कहा कि प्रिंट के टाइटल्स और टेलीविजन चैनल्स भी डिजिटल आ रहे हैं, तो ऐसे में जो ट्रेडिशनल मीडियम है हमारे देश के, जो प्रिंट है, जो टेलीविजन है, रेडियो का फेज 3 इस साल आ गया है, तो इनका रेलेवेंस कैसे रहेगा और इसे कंज्यूमर्स के सामने नए तरीके से किस तरह से पेश किया जाए? तो ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम डिजिटल की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजिंग अभी भी सिर्फ टोटल एडवर्टाइजिंग मार्केट में खाली 12% है। समझो 38 to 40% टेलीविजन है और अनदर 38 to 40% प्रिंट है। तो प्रिंट और टेलीविजन टुगेदर आर अकाउंटिंग फॉर 78 to 80% ऑफ द टोटल एडवर्टाइजिंग मार्केट। तो ये कहाँ कुछ जल्दी में कहाँ चल जाने वाली नहीं है, क्योंकि टुडे यू नो मोस्ट मिडिल क्लास
people, consume many hours of television a week, and also most adults still do not leave their house without reading the newspaper. एक इंटरेस्टिंग बात हुई है पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि पहले ऑब्वियसली बड़े बड़े कंपनीज MNCs हमारे देश में मौजूद थे, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स पिछले सालों में काफी हद तक बढ़े हैं और पूरा एंटरप्रेन्योर स्पिरिट बढ़ा है। कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो रीजनल एक पर्टिकुलर रीजन से जुड़े हुए होते थे, वो नेशनली अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। तो इससे ओवरऑल मीडिया प्लानिंग और बाइंग पर आपके बिजनेस पर किस तरह का असर पड़ा है? वो तो हम हर रोज देखते हैं कि जो हमारे पास आते हैं आजकल वो सब यंग न्यू entrepreneurs or smaller businesses. See, according to me, India is a great country for entrepreneurs, and the market really is underserved. So I think in years to come there are going to be hundreds of new businesses that are going to emerge. Or most entrepreneurs का ये मानना है कि एडवर्टाइजिंग से ही उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। पहले 60s, 70s और 80s में इंडियन बिजनेसमैन का ऐसा मानना नहीं था। तो आप देखेंगे टाटा, बिरला, मफतलाल वो 70s और 80s में इतने एडवर्टाइज नहीं करते थे। उसीलिए वो मल्टीनेशनल्स, बाहर के मल्टीनेशनल्स यहाँ आए और उसने पैसा खर्च किया फैक्ट्रीज के ऊपर नहीं, उसने खर्च किया ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, और अपनी इंडियन कंपनीजों ने खर्चा किया फैक्ट्रीज के ऊपर। तो वो एक गलत काम किया था इंडियन कंपनीजों। लेकिन फिर हमारे ख्याल में टर्न ऑफ द सेंचुरी से जो नए बिजनेसमैन आए हैं उन लोग को बराबर समझ में आए हैं कि एडवर्टाइजिंग से ही उसका बिजनेस आगे चल सकता है। बहुत साल तक हम खाली बड़ी बड़ी कंपनीज को साथ ही डील करते थे, लेकिन आज हमारे पोर्टफोलियो में समझो एटलीस्ट 20 से 30 ऐसे क्लाइंट्स है जो बहुत छोटे थे और कुछ हमारी हेल्प से भी वो आज मीडियम साइज के हो गए हैं। सरकार बदली है तो उससे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है एडवर्टाइजिंग पर? हमारे ख्याल में सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो सरकार बदलने से ही हुआ है। तो आज हमारे ख्याल में सरकार ने ऐसा क्लाइमेट कर दिया है जिससे सब इंडियन बिजनेसेस में उसने एक होप इंस्टिल किया है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया है कि अब इंडिया का टाइम आ गया है और इंडिया अब एकदम फॉरवर्ड मार्च पे निकल जाने वाला है। वो हिसाब से हर एक इंडियन बिजनेसमैन इज लुकिंग एट द फ्यूचर विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, and that is a very good thing for advertising and generally for all business. फाइनल सवाल ये हमारा 200th एपिसोड है और जब हमने शुरुआत की थी तो ये पहला ऐसा हिंदी शो था इस तरह के सब्जेक्ट को एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, बिजनेस ऑफ मीडिया के ऊपर पहला हिंदी शो था। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है कंज्यूमर्स पे या फिर ऑडियंसेस पे ऐसे एक शो से देश भर में? हाँ, हमारे ख्याल में बहुत अच्छा आपने जो किया है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अभी एडवर्टाइजिंग कुछ खाली इंग्लिश का डोमेन तो नहीं है। लेकिन पहले ऐसे हुआ करता था। पहले ऐसा हुआ करता था। ऐसा तो पहले बहुत जमाने पहले एडवर्टाइजिंग का कॉपी भी इंग्लिश में ही लिखा जाता था। ऐसा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का चर्चा होएगा तो बिजनेसमैन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग क्या है, क्या नहीं है, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। दूसरा आप के शो के ऊपर केस स्टडीज आप दिखाएंगे कि इसने ये किया और उसका ये
नतीजा हुआ, तो वो हिसाब से बिजनेसमैन को ऐसा जोश आएगा या उसको इंस्पायर होएगा कि हम भी बड़े बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, रेडी हो चलो। ब्रांड बाजार के 200वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलो अंदर एडिट रूम